discovery of proton, study of anode rays. ठीक है, किसने किया था ये? एनी आइडिया? गोल्डस्टीन, वेरी गुड। इससे मुझे जोक याद है, स्टार्टिंग में ही जोक होती है। ठीक है, मैंने एक दो साल पहले क्वेश्चन दिया था, एनोड रेज की स्टडी की थी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गोल्डस्टीन और आंसर होगा। वहाँ पे आंसर पता क्या था? गोल्डस्मिथ। एंड मैंने उससे फिर पूछा कि गोल्डस्मिथ ने कैसे किया, क्या वो गोल्ड को हिट कर रहा था, कुछ पार्टिकल्स दूर चले गए एंड ही सेड कि प्रोटॉन है। ठीक है, लेट्स बिगिन द टॉपिक। Discovery of proton, study of anode rays. Clear? Same experimental setup था, कैथोड रे ट्यूब लिया था उन्होंने, CRT, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। डिस्चार्ज ट्यूब्स को आप बोलते हो, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, फाइन, कनेक्टेड विद अ हाई वोल्टेज बैटरी अराउंड 10,000 वोल्ट्स, वही कहा है ये, ठीक है। गैस एट लो प्रेशर, H2 गैस, लेट्स राइट द गैस, H2 गैस एट लो प्रेशर। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज फाइन। एक और चीज, ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ था उन्होंने एनोड यहाँ पे, एनोड नहीं लिया था सॉलिड एनोड, उन्होंने ऐसे प्लेट लिया था। ये जो इलेक्ट्रोड्स आप बोलते हैं ना, दीस आर जस्ट लाइक प्लेट्स, क्लियर। ये जो एनोड प्लेट था, ये परफोरेटेड एनोड लिया था उन्होंने, इसमें छोटे छोटे होल्स थे, इसको बोलते हैं परफोरेटेड, परफोरेटेड एनोड, सॉरी परफोरेटेड कैथोड, नॉट एनोड, क्लियर है ना। ये जो कैथोड है ना, कैथोड का क्या किया था उन्होंने, छोटे छोटे होल्स बनाए थे इसमें, लाइक ऐसे गैप्स थे इसमें, क्लियर। उसके पीछे कोटिंग थी किससे? जिंक सल्फाइड से। ये कैथोड है आपके पास, लेकिन कौन सा? परफोरेटेड, एक प्लेट है उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, क्लियर। उसके बाद जब उन्होंने बैटरी का स्विच ऑन किया, क्लियर, करंट यहाँ से ड्रॉ हुआ, गैस आयनाइज हुआ, करंट स्टार्ट हुआ, क्लियर है ना। वो उन्होंने स्टडी क्या किया, अपार्ट फ्रॉम द कैथोड रेज जो यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट हो रही थी, देयर आर सर्टेन मोर रेज दैट गो फ्रॉम द गैस, लाइक बीच में से कहीं से, नॉट फ्रॉम द एनोड एग्जैक्टली, बीच में से कहीं से कुछ रेज स्टार्ट हो रही है, और वो कहाँ की तरफ जा रही है? टुवर्ड्स कैथोड। अभी क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप वही है, डिस्चार्ज ट्यूब 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, दो इलेक्ट्रोड्स फिट करके हैं, बट इसमें एक स्पेशल केस उन्होंने लिया, उन्होंने कैथोड लिया परफोरेटेड, छोटे छोटे होल्स हैं उसमें। जब उन्होंने स्विच ऑन किया बैटरी का, कुछ रेज स्टार्ट हुई बीच में से, ठीक है ना, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, क्लियर। दीस रेज वर नेम्ड एज एनोड रेज। अभी क्लियर, फाइन। फिर बाद में देखा गया, दे कंटेन, दीस रेज कंटेन सम पार्टिकल्स, दीस पार्टिकल्स आर नोन एज प्रोटॉन्स। अभी क्लियर, एक्सपेरिमेंट वही है, बस डिफरेंस क्या है कि नई रेज देखी गई, अपार्ट फ्रॉम द कैथोड रेज देयर आर सर्टेन मोर रेज जो कि इसने स्टडी किया गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या देखा, और इसके जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि अपार्ट फ्रॉम कैथोड रेज देयर आर सर्टेन रेज दैट मूव फ्रॉम द बीच में से, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में से वो मूव कर रहे हैं, कहां की तरफ जा रहे हैं? टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड, और इस परफोरेटेड जोन के थ्रू वो पास होके कहां पे हिट कर रहे हैं? जिंक सल्फाइड पे, एंड दे ग्लो, सेम लाइट प्रोड्यूस होता है, ग्रीनिश, फेड ग्रीनिश लाइट, क्लियर ना। These rays were named as anode rays and these rays contain some certain particles, these particles were named as protons। ये बाद में उन्होंने protons उसका नाम रख दिया, क्लियर है ना। नाउ उसके बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, वर्किंग डिस्कस किया, उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ दीस रेज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है एनीवन? फर्स्ट ये एनोड से स्टार्ट वही वाली करते हैं, स्ट्रेट लाइन, they travel from, they travel in a straight line, clear, unless you apply some external force, जैसे हमने कल किया था, टिप किया था towards इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तब सेकंड एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, सेकंड ये पार्टिकल्स से बनी होती ये पार्टिकल से बना है। कैसे उनको पता चला कि ये पार्टिकल से बना है? वही एक्सपेरिमेंट किया, बीच में से छोटा एक पैडल व्हील रखा, उस पैडल व्हील को जब ये पार्टिकल्स हिट कर रहे थे, ये उस ब्लेड को रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। दैट मींस इनमें पार्टिकल्स होती है एंट्रीज, और पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया? नेक्स्ट, they also cause ionization of gas, ionization of gas, है, बट ये तो खुद आयन्स होते हैं, वही ना, गैस का भी ionization होता है, बाकी बाकी पार्ट पार्ट, करता है ना आयनाइज, हाँ तो चीजें ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, वही तो जब ट्रैवल कर रहा होता है। एग्जैक्टली, लाइक ये जो रेज है ना, ये बाकी पार्टिकल्स को भी आयनाइज करेंगे ना, बाकी गैस के पार्टिकल्स को भी,
अब सारे गैस के पार्टिकल्स आयनाइज नहीं हो रहे, कुछ गैसेस पार्टिकल्स क्या होंगे अनआयनाइज्ड स्टेट में, तो ये रेज जब उनको हिट करेंगे, क्योंकि ये भी एनर्जी रिलीज होती है, तो इट्स ऑब्वियस कि एनर्जी पास हो रहा है किसी मैटर पे या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, वो आयनाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगा दोगे, सपोज ये पॉजिटिव फील्ड आपने लगाया, ये नेगेटिव फील्ड लगाया, तो ये कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। applying external electric field, they deflect towards कहाँ की तरफ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना, they deflect towards negative plate of electric field। क्यों होते हैं? because anode rays are positively charged, anode rays are positively charged। Is this point clear? Applying external electric field, E represent करते हैं electric field से, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम ऐसे लिखते हैं B से, ठीक है, फिजिक्स में आपको पढ़ोगे। तो ये कहाँ की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। क्यों? क्योंकि इनका खुद का चार्ज क्या है, हाँ, क्योंकि खुद का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। आर वी क्लियर? फाइन, पार्टिकल्स हमने लिखा। नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था उसमें, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, कलर, दे प्रोड्यूस कलर, या ये भी कलर प्रोड्यूस करते हैं, दे कॉज फ्लोरेसेंस, दे कॉज फ्लोरेसेंस, मतलब जब वो हिट करते हैं किसके साथ, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, पर्टिकुलरली जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है यहाँ पे, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है ना, उस पे जब ये हिट करते हैं दे क्रिएट फ्लोरेसेंस, मतलब वो चमकती है लाइट, ठीक है ना, वो लाइट प्रोड्यूस करती है, दे कॉज फ्लोरेसेंस। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है E/m रेशो, 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझो क्या। वहां पे हमने क्या बोला था कि आप गैस चेंज कर दो, कोई भी गैस रख दो, O2, N2, समथिंग लाइक दैट, बट वहां पे E/m जो था ना, चार्ज बाय मास रेशो, वो क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। बट यहाँ पे E/m रेशो जो है वो डिपेंड करता है किस पे, गैस पे, क्लियर ना। आप कौन सा गैस यहाँ पे रखोगे, E/m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब E/m वैल्यू चेंज if the gas is changed। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो रेज स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द गैस ओनली, क्लियर। ये एनोड से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये एक और डिफरेंशिएशन है। वहां पे क्या था, वहां पे रेज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, कैथोड से, बट यहाँ पे एनोड से स्टार्ट नहीं होती है रेज, क्लियर। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इन द मिडल ऑफ द गैस, क्लियर, लाइक कहीं पे भी गैस का आयनाइजेशन हो और वहां से रेज स्टार्ट हो जाती है। आर वी क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, दैट्स व्हाई E/m वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, कि आपने गैस कौन सा लिया है, करेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? फोर्थ पॉइंट, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, दीज रेज ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे ना, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट पे डिफ्लेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि इनका खुद का चार्ज क्या है, आर वी क्लियर? क्लियर। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, चार्ज और मास फाइंड करना। हाँ बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो। हाँ हाँ, वो तो इसी वजह से डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनका चार्ज पॉजिटिव है और इनका चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव फील्ड है ना, तो ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा, चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इसका जो चार्ज में मास रेशो आ रहा है हाइड्रोजन के लिए, वो आता है 9.58 into 10 raised to power 7। Clear? It has been experimentally found that हाँ these fluorescence। Are we clear? This is the value charge by mass ratio कब, for hydrogen gas। Clear? इस टाइप पे आपको गैस भी याद है, you will be given the values, like अगर आपको किसी और का बताना होगा E/m आपको given होगा, clear। बट हाइड्रोजन गैस के लिए कितना आ रहा है वो, 9.58 into 10 raised to power 7, यूनिट क्या होगा, कूलम पर kg, क्लियर है ना।
चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं, यू मस्ट नो, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। उसके बाद आप मास बता सकते हो, इसका चार्ज बता सकते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी प्रोटॉन कितना है, 1.67 चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम, क्लियर ना, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे प्लस साइन है, डन। उसके बाद मास कितना आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी E divided by m, सॉरी प्रोटॉन, E divided by m, तो E कितना है इसका 1.6 into 10 raised power minus 19 होल डिवाइड में क्या होगा, चार्ज और मास रेशियो, वो कितना है 9.58 into 10 raised power 7। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे सिंस इट्स इन केजीज, तो हम केजीज में यहाँ से लिखेंगे, इट विल बी 1.67 into 10 raised power minus 27 kg, so उत्तर के साथ उठा, करेक्ट, दिस विल बी द वैल्यू। इन केस यू वांट टू राइट इट इन ग्राम्स, तो ये बन जाएगा 1.67 into 10 raised power minus 24 grams, करेक्ट, बोलो 3 है ना, एक ग्राम में 1000, सॉरी एक केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 मींस 27 kg, 26 kg, 27, but वहाँ पे जो पेपर चले वो 26 है। हेलो लोग, 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम्स है, इसको केजीज में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स को जब केजीज में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं हमारे लिए, इसको 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब 10 raised power 3 से डिवाइड करना, ठीक है, वो क्या बन जाएगा 1.67 into 10 raised power minus 24 into 10 raised power minus 3, bases are same, powers are करेक्ट, बराबर हो, वो भी बोल फिर क्या बोल रहे थे, 10 raised पर 19 डिवाइड बाय 10 raised पर 7 हाँ हाँ, उस ऊपर आएगा 10 तो इनका जब आप डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे 0.176 आएगा, तो 0.16 को 1.6 बनाने में एक 10 गायब हो जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, अच्छा क्या पूछ रहे हो प्लीज, मैथ से पारे करोगे, आर वी क्लियर, इफ यू आर आस्क्ड E by M किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का, प्रोटॉन्स का, क्यों, जिसका मास भी ज्यादा है। देखो चार्ज तो सेम ही है, मास डिफरेंस है, मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का, तो अगर इसका मास ज्यादा है तो E by M वैल्यू इसका कम होगा, इज इट क्लियर, क्वेश्चन है कि E by M प्रोटॉन का ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, और E by M यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इट्स 9.1 into 10 raised power minus 28 ग्राम्स में लेते हैं, और इसका मास कितना है 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम्स, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है प्रोटॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा E by M ज्यादा है, ये प्रोटॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का E by M ये आ रहा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका वैल्यू कम आएगा, क्लियर है ना, इसका वैल्यू कम आएगा, तो E by M of protons is small with respect to E by M of electron. Is this clear? This small problem जो मैंने यहाँ पे create की, is this clear? नहीं? wait a second, I'll show you. जानबूझ के मैं ये problem करता हूँ, क्योंकि easy है ना solve करना, easy, टफ होता तो मैं बोलता ही नहीं, ठीक है ना, प्लीज वेट, आई शो यू, आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम इसमें दिक्कत, अच्छा ये चीज पता है कि अगर डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का बड़ा होगा तो उसका वैल्यू कम हो जाता है ना, सपोज 4 नहीं 100 डिवाइडेड बाय 50, दूसरा है 100 डिवाइडेड बाय 20, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इस वाले का, तो ये पूरा वैल्यू लेस होगा, ठीक है ना, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इस पूरे वैल्यू का ये ज्यादा होगा, लार्ज वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर, सेम गोज विद दिस, यह इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो दोनों में सेम है, 1.6 into 10 raised power minus 19, 1.6 into 10 raised power minus 19, लेकिन मास किसका ज्यादा है,
प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरा वैल्यू छोटा बन जाएगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो पूरा वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। तो E by m किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का। तो E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन E by m ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर नाउ? समझ आई बात? सबको क्लियर हो? आपको तभी से लगा ये क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ आएगी? नहीं? वेट अ सेकंड, देखो इधर, विल सॉल्व इट, विल डू कैलकुलेशन, ठीक है? 1.6 into 10 is for minus 90, देखो ऐसे है ये E by m किसका? इलेक्ट्रॉन का, ये है E by m ऑफ प्रोटॉन। विल सॉल्व दिस, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 raised for minus 27 ग्राम, ठीक है? 28 ग्राम सॉरी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है अब इसका प्रोटॉन का, 1.6 into 10 raised for minus 90, अब इसका मास लिख देते हैं 1.6 into 10 raised for minus 24 ग्राम। करो सॉल्व, 1.6 डिवाइड बाय 9.1 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0 पॉइंट मुझे भी बताया, जल्दी चेक करो जल्दी। हाँ 0.17 इंटू 10 रेज़्ड पावर, ये डिनोमिनेटर में माइनस से ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, वो बन जाएगा माइनस 90 प्लस 28, तो कुछ ऐसा बनेगा 0.17 इंटू 10 रेज़्ड पावर और ताकि 9 10 रेज़्ड पावर 9। इसका चेक कर लो, ये आएगा 1, ठीक है? ये 1 आएगा तो इसका चेक कर लो, 10 रेज़्ड पावर माइनस 90 प्लस 24। इज दिस पार्ट क्लियर? ये प्लस कैसे बनेगा? आपको समझ आएगी प्लस कैसे बनेगा? ऊपर जाके ये प्लस बनेगा, तो ये बन जाएगा 10 रेज़्ड पावर कौन तो 5 के 2, दोनों में से कौन सा बड़ा है? E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, दो इट सीम्स बिगर देन दिस। ऐसा मत लग रहा है आप लोगों को कि ये 9.1 है, ये 1.6 है, पर इसके साथ 10 रेज़्ड पावर माइनस 28 है, डिवाइड में 10 रेज़्ड पावर 28 जीरोस है, यहाँ पे डिवाइड में 10 रेज़्ड पावर 24 जीरोस है, तो ये जो है ना डिनोमिनेटर इसका, ये छोटा डिनोमिनेटर है, दैट्स व्हाई वैल्यू आपका बड़ा आ गया। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जो है ये बड़ा है, तो इस वजह से इसका वैल्यू छोटा आ गया, तो दोनों में से कौन सा होगा बड़ा? E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट है इस, अच्छा इसका ये इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन प्रोटॉन, क्या लिखोगे? इट्स अ फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन का प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb and having mass equal to that of 1 hydrogen atom। एक प्रोटॉन का मास एग्जैक्टली इक्वल होता है किसके बराबर? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या है मास ऑफ हाइड्रोजन? कितना होता है मास ऑफ हाइड्रोजन? सिंपली 1 u, और 1 u कितना होता है? 1.6 into 10 raised power minus 24 grams। So you know this, 1 u का ये कंपैरिजन है ना। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन कितना निकला? 1.6 into 10 raised power minus 24, तो इसका मास और इसका मास इक्वल। तो इसका डेफिनेशन, the proton is the fundamental particle of atom having the charge 1 unit positive charge, 1.6 into 10 raised power minus 19, and the mass near exactly equal to the mass of hydrogen atom। ठीक है ना? exactly नहीं कर सकते आप यूज, आप ऐसे बोल सकते हो nearly equal to, क्योंकि अगर आप मुझे exactly पूछोगे ना, ये 1.673 है, ऐसा होता है, वैसे ये सेम भी आएगा, हाँ exactly equal है, ठीक है ना? इन दोनों का मास exactly equal है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, न्यूट्रॉन के केस में exactly किसमें? इसमें नहीं है, दैट्स व्हाई मास एग्जैक्टली करेक्ट। प्रॉब्लम डन विद दिस प्रोटॉन। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन है कोई? मैंने नोट सेंड कर दिए, यू कैन चेक द नोट्स एज वेल। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था? जेम्स चैडविक। सिंस न्यूट्रॉन चल रहा है, न्यूट्रॉन कहाँ पे रिसाइड करता है? विद इन द न्यूक्लियस 5। इसने क्या किया? इसने एक बेरिलियम शीट लिया, ठीक है, और इस पे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल किया। ये बेरिलियम शीट है 49
और इसमें इसने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। नाउ व्हाट्स अल्फा पार्टिकल? मिस्टर रोहान, व्हाट्स अल्फा पार्टिकल? Helium nucleus. Make sure you see the exact helium nucleus. Helium और helium nucleus में क्या डिफरेंस है? This is what we call helium 2 4. What helium nucleus कैसे लिखोगे आप? He2 4 2 पॉजिटिव। इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो हीलियम के पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर इज 2, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ा है न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वहां पे क्या बचेगा? हीलियम न्यूक्लियस। आर वी क्लियर? उसी को आप बोलते हैं फिर He2 पॉजिटिव 2 4, करेक्ट। आपने इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, वहां पे हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। आर वी क्लियर नाउ? हीलियम न्यूक्लियस जो होता है ये अल्फा रेज जनरेट करता है। हीलियम न्यूक्लियस जनरेट्स अल्फा रेज, हाईली एनर्जेटिक रेज होती है, हाईली एनर्जेटिक, इतनी एनर्जेटिक होती है कि एटम के न्यूक्लियस को भी ये इफेक्ट कर सकता है। आर वी क्लियर? इज दैट क्लियर? इतनी एनर्जेटिक होती है कि किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना उसको ये चेंज करता है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लीज हैव अ लुक, बेरिलियम 4 9 प्लस अल्फा पार्टिकल He2 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से क्या देखा इन्होंने जब इनको बम्बार्ड किया वहां से एक और एटम मिला इनको, क्लियर। आई विल राइट एटम एज X, यू आइडेंटिफाई द एटम X मिला इनको, जिसका न्यूक्लियस इन्होंने चेक किया तो उसमें 6 प्रोटॉन्स थे, और जब इन्होंने मास इसका चेक किया तो इसमें 12 न्यूक्लियॉन्स थे, क्लियर। 6 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में जो रिसाइड करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स मतलब ये सब हमें पढ़ना है, इसको डॉट में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। फाइन। तो जब आपने क्या किया, वहां पे बेरिलियम को हिट किया, सॉरी अल्फा पार्टिकल को हिट किया किस पे? बेरिलियम शीट पे, तो वहां से इनको एक एटम मिला जिसके न्यूक्लियस में क्या था? 6 प्रोटॉन्स और मास कितना उसका? 12, क्लियर। तो ये कौन सा एटम है? कार्बन, क्लियर है ना। और इसके साथ साथ आप चेक करो मास इसका, ये वेरीफाई करते हैं। 4 + 2 परफेक्ट 6, 9 + 4 13, यहाँ पे कितना है? 12। इस एटम के साथ साथ उन्होंने देखा एक और एटम, एक और पार्टिकल वहां से जनरेट हो रहा है 0 and 1, जिसका चार्ज तो 0 है लेकिन मास उसका कितना है? 1 है। मतलब इन्होंने एक अनचार्ज्ड पार्टिकल देखा। अभी तक उनको बस इतना पता था कि पार्टिकल्स हमेशा चार्ज्ड होते हैं, ठीक है ना, या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। बट इन्होंने एक ऐसा पार्टिकल देखा, ना तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के, ना तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा था, ना तो उसका पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। These particles are named as neutrons. और ये जो X मैंने लिखा यहाँ पे, ये कौन सा होगा? It will be carbon. कार्बन क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है ना। आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड करते हो कि एटम कौन सा है। अगर मैं लिखूंगा भी नहीं ना यहाँ पे, सपोज ऐसे लिखूंगा X7, which atom is this? It's nitrogen. कैसे पता है आपको? क्योंकि एक नाइट्रोजन ही ऐसा वाहिद एटम है जिसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं। बाकी न्यूट्रॉन्स हो या ना हो, वी डोंट केयर अबाउट द न्यूट्रॉन्स, वी केयर अबाउट द प्रोटॉन्स। अगर कोई न्यूक्लियस ऐसा है आपके पास जिसके न्यूक्लियस में क्या है? 7 प्रोटॉन्स, देन यू कॉल दैट एटम एज नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट डिसाइड्स कि एटम कौन सा है। आर वी क्लियर टिल नाउ? डन विद दिस? समझ आएगी? तो जब हां ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप एटम्स को इंटायरली मॉडिफाई कर रहे हो। आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? वहां पे हमने क्या बोला था? ना तो आप कोई मास क्रिएट कर सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीजें चल रही है, लेकिन जो एटम्स आपने कंबाइन किए हैं ना, आपको एक नया एटम मिला, क्लियर है ना। मास तो ओवरऑल सेम ही आएगा, यहाँ पे कोई एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, अदरवाइज एनर्जी में भी कन्वर्जन होता है। बट ओवरऑल अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ का जो ये एटम आपने कंबाइन किए थे, आपके प्रोडक्ट में उन्हीं का रीअरेंजमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं है, एंटायरली डिफरेंट एटम है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें आप न्यूक्लियस चेंज करते हो। आर वी क्लियर? डन विद दिस? तो ये जो अनचार्ज्ड पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। फिर बाद में देखा गया इसका चार्ज कितना है। आप बताओ अरुज, आप चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? आप बताओ। इट इज 0, है ना, ठीक है। फाइन, नाउ पे अटेंशन, इसका मास कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.675 into 10 raised power -24 ग्राम्स। अगर आप मुझे पूछोगे ना एग्जैक्टली प्रोटॉन का मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673,
into 10⁻⁻24 grams. ऑलमोस्ट दोनों का मास सेम है, देयर इज वन स्लाइड डिफरेंस 7375. ठीक है, फिर कभी पूछते हैं which fundamental particle is heavily weighted, कौन सा है? इट्स न्यूट्रॉन. ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन का सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से. इज इट क्लियर नाउ? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अगर आपको इसको आप डिफाइन करना है, हाउ विल यू डिफाइन इट? The fundamental particle of atom carrying no net charge, carrying zero charge. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, no net charge है, zero charge, having mass nearly equal to the mass of hydrogen atom. ठीक है, हाइड्रोजन का मैंने बोला था कितना होता है? 1.67 3 into 10⁻24. हाँ? बोलो. Are we clear till now? Are we done with this? तो यहाँ पे आपको ये फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा है जिसका नो नेट चार्ज होता है, बट इसका मास नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, आप लिख सकते हो इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम, डजंट मैटर, बट बेटर इज टू राइट इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम. डन विद दिस? समझ आएगी? इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल्स. विल डिस्कस फर्स्ट मॉडल. इट्स वेरी इजी. एग्जैक्टली, प्लम पडिंग मॉडल. थॉमसन मॉडल पढ़ा है, वाटरमेलन मॉडल. आर यू क्लियर विद दिस? ये लिखा, यू वांट टू राइट दिस? इसमें कुछ लिखा नहीं है, बेटर इज टू रिमेंबर दिस ऑलवेज. इफ यू वांट टू राइट इट. कुछ पूछना है प्लीज जल्दी बताओ. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आई विल पॉज द वीडियो देन आई विल आस्क. मैच पे ऊपर एडिट करो. Now please have a look here. Now another topic is atomic model. हेडिंग डाल दो. फर्स्ट जो मॉडल आपको पढ़ना है वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. वैसे हेडिंग क्या डाल दो, लिखोगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. एक सिंपल सा स्टेटमेंट इसने बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था तो जल्दी में था. ठीक है, इसने क्या बोला? इसने बोला पूरा एटम जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज से बना होता है. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज जितना भी होता है वो पूरा एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, फिर से एक बार मैं रिआइटरेट करता हूँ स्टेटमेंट. पूरा एटम जो होता है वो किससे बना है? पॉजिटिव चार्ज से. और जो नेगेटिव चार्ज है जो इसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, वो इसमें एम्बेड करके होते हैं. क्लियर? ऐसे एम्बेड करके होते हैं कि पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है इसमें. ठीक है ना, एग्जैक्टली लाइक वाटरमेलन. ठीक है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? वाटरमेलन मॉडल, या वो पल्म पडिंग मॉडल. केक होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है? लाइक सपोज आप वाटरमेलन लो, वो जो रेड कलर का फ्लैश होता है ना, दैट्स द पॉजिटिव चार्ज. तो पूरे एटम में क्या है? पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं इसमें? जैसे सीड्स होते हैं ना एम्बेड करके, एग्जैक्टली लाइक दैट. नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना, तो आपको लिखना क्या है? इन केस यू आर आस्क्ड टू राइट अ स्टेटमेंट, उसने सजेस्ट किया एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. ठीक है ना, such that the net electrostatic force is balanced. ये सब, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये जरूरी नहीं है. तो उसने क्या बोला कि पूरा एटम आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं? एम्बेड करके होते हैं, जस्ट लाइक द वाटरमेलन. वाटरमेलन में क्या होता है? वो जो रेड कलर का फ्लैश होता है वो इसका पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स होते हैं दे आर द नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली गलत है ना. पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में. फिर बाद में इसके लिमिटेशंस निकले. सपोज लिमिटेशन फर्स्ट ये था कि इसने जो बोला ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे होता है, बट ऐसा नहीं होता है. पॉजिटिव चार्ज एक सिंगल पॉइंट पे होता है एटम के, सिंगल पॉइंट पे. ठीक है ना, न्यूक्लियस में. इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में इसने कुछ नहीं बोला. ठीक है ना, शेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला. जितने भी बाद में मॉडल्स आए ना, उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो इसके लिमिटेशन. आर बी क्लियर?